Hello everyone and welcome to this lecture on chemical kinetics. Chemical kinetics physical chemistry का एक बहुत ही important topic है. It's an important chapter from perspective of board examination, competitive examination like IIT and NEET. And it is a relatively easier topic. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे आप लोग रिलेट कर पाओगे एंड आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर बाकी टॉपिक समझने से पहले लेट्स ट्राई एंड टेक अ लुक एट व्हाट केमिकल काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट. केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है और किस तरीके से जो बाकी टॉपिक आपने अभी तक पढ़े हैं चाहे 11th में हो या 12th में कैसे उसके साथ ये फिट इन होता है. नाउ केमिकल काइनेटिक्स डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन. किस स्पीड से कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगा, दिस इज डेल्ट बाय केमिकल काइनेटिक्स. ये केवल रेट ऑफ रिएक्शन से ही डील नहीं करता बट ऑल्सो ट्राइज टू एनालाइज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कि कोई रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगा. इट ऑल्सो लुक्स एट फैक्टर्स विच इंपैक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन. सो केमिकल काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, कितना फास्ट है कितना स्लो होगा रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, किस तरीके से डिफरेंट रिएक्शन की स्पीड डिफरेंट तरीके से चेंज होती है और रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है. 11th में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है. नाउ जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्री एनर्जी चेंज का, जो कि हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, यानी वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. तो थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. वो हमें ये नहीं बताता कि ये फिजिबल रिएक्शन किस स्पीड से होगा, ये हमें बताएगा केमिकल काइनेटिक्स. तो थर्मोडायनेमिक्स बताता है फिजिबिलिटी और केमिकल काइनेटिक्स बताता है स्पीड. केमिकल इक्विलिब्रियम हमें यह नहीं बताता कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, वो हमें यह भी नहीं बताता कि किस स्पीड से रिएक्शन होगा, बट वो हमें क्या बताता है कि यह रिएक्शन कितना परसेंटेज कंप्लीट होगा, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी. तो तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन को स्टडी करने के लिए. किसी भी रिएक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, तो थर्मोडायनेमिक्स. अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हमें पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक कंप्लीट होगा और अगर हमें ज़्यादा कंप्लीट करना है तो हमें क्या कंडीशंस चेंज करनी होगी. दिस इज डेल्ट बाय केमिकल इक्विलिब्रियम. और तीसरा, अगर हमें रिएक्शन को फास्ट करना है तो वो हमें बताएगा केमिकल काइनेटिक्स. So this is where chemical kinetics fit in. क्लियर है. अब हो सकता है आप अप्रिशिएट करोगे कि हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरली बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है, अरे ये चीज पढ़ने से फायदा क्या है. ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक. सबसे पहले हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से मेजर करते हैं. What is the matrix which we use to measure the rate of reaction. उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस को क्लासिफाई कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑन द बेसिस हाउ दिस रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस. Thirdly, we will model some of the reactions or some of the basic reactions. Fourth, we will study how the rate of reaction changes with temperature. And finally, what is the impact of catalyst on rate of reaction.
तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं वो उसके मैथमेटिकल पार्ट से आएंगे, जब हम डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को मॉडल करेंगे, उसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए वेरी करेगा विद कॉन्सेंट्रेशन। एंड सेकेंडली, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विल वेरी विद चेंज इन टेम्परेचर, जो कि हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस में। तो इस पूरे टॉपिक को 4 से 5 लेक्चर में कवर करेंगे, और जो पहला लेक्चर है उसके अंदर वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ टू मेजर रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बाय स्टडिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर करते हैं? अब किसी भी चीज का हमें रेट मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो चीज या वो क्वांटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो जब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या क्वांटिटी चेंज होती है? ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इनिशियली जब कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो जो हमने इनिशियल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट ली है वो प्रेजेंट रहेगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 है। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होकर नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकाल के उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। सो rate of decrease in concentration of any of the reactants gives us an idea about what the rate of reaction will be. अभी क्लियर रखें कि हो सकता है कि rate of decrease in concentration of any of the reactants might not be equal to rate of reaction, but एक बहुत ही अच्छा आइडिया हमें दे देगा कि rate of reaction क्या होगा। Similarly, rate of increase in concentration of any of the products formed, यह भी हमें बहुत अच्छा आइडिया देगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि हम रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट के लिए मेजर करें या रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्ट मेजर करें, और इसको यूज करके हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली यह है, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो हम उसे नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं, और प्रोडक्ट के साथ जब करते हैं तो हम उसे पॉजिटिव साइन लेकर प्रोसीड करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन का। इसमें एक रिएक्टेंट R है जो रिएक्ट होकर हमें प्रोडक्ट P दे रहा है। सो R रिएक्ट्स टू गिव P, सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। अब इसके अंदर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मान लेते हैं डेल्टा R, जो कि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है कि किसी भी चीज के स्मॉल चेंज को मान लेते हैं डेल्टा ऑफ दैट थिंग। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया डेल्टा R, यानी R2 माइनस R1, यहां पर R2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है और R1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। सिमिलरली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हमने मान लिया डेल्टा P विच इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और टाइम इंटरवल को मान लिया हमने डेल्टा T, T2 माइनस T1। ओके, यहां तक क्लियर है? तो अगर हम रिएक्टेंट R की बात करें तो रिएक्टेंट R क्या हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, यानी वो रिएक्टेंट डिसअपियर होते जा रहा है और प्रोडक्ट अपीयर होते जाएगा। तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R किस रेट से डिसअपियर हो रहा है,
वो क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विच इज बेसिकली R2 माइनस R1 या डेल्टा R डिवाइडेड बाय टाइम टेकन विच इज डेल्टा T। तो ये होता है एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R या किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस। सिंपल है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे हमने फिजिक्स में देखा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सिमिलरली एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सिमिलरली एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यह हो गया तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R और एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालने के टर्म्स में। ये जो रिएक्शन था R gives us P, इसमें स्पेशल बात क्या थी? Now the special thing about this reaction was that the stoichiometry coefficient of both R and P were same। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ R रिएक्ट हो रहे थे उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ P भी फॉर्म हो रहे थे। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ जनरलाइज्ड रिएक्शन जिसके अंदर R और P के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए, इस टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए जिसमें स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सेम हैं, उसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम एज एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। फिर से, वो रिएक्शन जिसमें स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट सेम है उसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन is same as average rate of appearance of any of the product or average rate of disappearance of any of the reactant। जब हम एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट चूज करते हैं तो उसके आगे हम माइनस साइन लगा देते हैं टू ऑब्टेन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम कम होता है तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो आता है वो नेगेटिव क्वांटिटी होती है। तो ये रिएक्शंस बहुत सिंपल हैं, इसके अंदर हमें केवल एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस या एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है और उसको इक्वेट कर देना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से। क्लियर है? ओके, नाउ वी विल मूव टू एग्जांपल ऑफ जनरलाइज्ड केमिकल रिएक्शन। Now consider the general reaction in which A molecules of R gives me B molecules of P and C molecules of Q। तो एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कोई जरूरी नहीं है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टर्म में ही बात करें। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज अ रिएक्शन इन विच स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट। यहां पर A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट क्यों होगा, इसको समझने के लिए मैं स्टोइकियोमेट्री रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने लास्ट ईयर पढ़े थे उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इस केस में क्या होगा कि मान लो A मोल्स R के रिएक्ट करते हैं, तो अगर A मोल्स R के रिएक्ट करेंगे तो हमें B मोल्स P के मिलेंगे और C मोल्स Q के मिलेंगे। सिंपल है, स्टोइकियोमेट्री से ये बात क्लियर है। अब अज्यूम कर लो कि ये जो A मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं R के, ये 1 सेकंड में रिएक्ट कर जाते हैं। कितने टाइम में रिएक्ट कर जाते हैं? 1 सेकंड में। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R कितना हो गया? A मोल्स डिसअपियर हो रहे हैं और 1 सेकंड में डिसअपियर हो रहे हैं।
ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक तरीके से हो गया 1 मोल पर सेकेंड। अभी मैं एग्जैक्ट यूनिट यूज नहीं कर रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन की, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम सेइंग 1 मोल पर सेकेंड इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। तो अगर ए मोल्स पर सेकेंड रिएक्ट कर रहे हैं आर के या डिसअपियर हो रहे हैं आर के, तो हमें पी के कितने मोल मिलेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से देखें तो हमें मिलेंगे पी के बी मोल्स। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, क्योंकि आर के ए मोल्स 1 सेकंड में रिएक्ट करे थे। तो इसका मतलब हुआ कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी है वो हो गया बी मोल्स पर सेकंड। सिमिलरली जो क्यू के कितने मोल्स मिलेंगे? सी मोल्स। तो इसका रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया सी मोल्स पर सेकंड। तो क्लियर है इस केस में कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्यू। तो जो हमने लास्ट एग्जांपल में रिलेशनशिप देखी थी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर वो वैलिड होगी तो एक ही रिएक्शन के लिए हमें 3 डिफरेंट रेट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कि इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकालते हैं। तो जस्ट टू रीइंफोर्स, एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर will remain the same, which is delta r by delta t. Average rate of appearance of p will remain the same, delta p by delta t. And average rate of appearance of q will also remain the same, delta q by delta t. इसकी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिक है और इसकी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आता है। बट व्हाट चेंजेस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। So, average rate of reaction will be different for reactions in which stoichiometric coefficients are different. और क्या होगा? हमें कुछ नहीं करना है, जो भी एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। और एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है किसी भी रिएक्टेंट का, उसको भी उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। जैसे अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन P के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या था? A मोल्स ऑफ R गिव्स मी B मोल्स ऑफ P प्लस C मोल्स ऑफ Q। तो जो एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P है उसको मैंने उसके नंबर ऑफ मोल्स यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, B से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Q को Q के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट C से डिवाइड कर दिया। और एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर को उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए से डिवाइड कर दिया और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ये तीनों क्वांटिटी अब सेम हो जाएंगी एंड दिस विल बी इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे सेम हो जाएंगी? सेम एग्जांपल देख लो, हमने लिया था ए मोल्स पर सेकंड ऑफ आर डिसअपीयर होता है, तो ए मोल पर सेकंड को ए से डिवाइड कर दिया तो 1 मोल आ गया। सिमिलरली Q का अपीयरेंस का रेट था C मोल्स पर सेकंड, उसको C से डिवाइड कर दिया तो वापस 1 आ गया। सिमिलरली P को B से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। तो तीनों केस से, किसी भी केस से हम लोग मेजर करें, किसी भी तरीके से मेजर करें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सेम आएगा। तो जब इन जनरल हमें क्या करना है, हमें एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट और उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, या एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है फॉर एनी ऑफ द रिएक्टेंट और उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, एंड वी विल गेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ जनरलाइज्ड रिएक्शन। क्लियर है? नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। इन दिस एग्जांपल 2 molecules of ammonia decomposes to give me 3 molecules of hydrogen gas and 1 molecule of nitrogen gas. तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स
द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1 है, विच इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट इस रिएक्शन में 3 है। सिमिलरली हम किसी भी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ज्यादा कुछ भी नहीं है, बट ध्यान देने की जरूरत है, कंसंट्रेट करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसको हमें सॉल्व करना है, और ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसके अंदर तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन दी हुई है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब फिर तुम्हें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। किसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है? हाइड्रोजन का 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। और तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर, यानी ये वाटर किस रेट से अपीयर होगा। फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस रेट से डिसअपियर होगा। एंड थर्डली द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इट विल बी सॉल्व्ड इन एग्जैक्टली द सेम फैशन एज ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने इक्वेशन लिखी है। इसके लिए भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उनको इक्वेट करके हमें ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। तो पॉज करें और खुद से अटेम्प्ट करें और देखें कि ये होता है या नहीं। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, 2 molecules of hydrogen combines with 1 molecule of oxygen to give you 2 molecule of water. And furthermore, you are given that the rate of disappearance of hydrogen is 3 moles per liter per second. यानी डेल्टा H2 by डेल्टा T दिया हुआ है 3 moles per liter per second. तो सबसे पहले हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लें इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो क्या हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ डेल्टा H2 by डेल्टा T विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 by डेल्टा T विच इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। बेसिकली हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस को उनके स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड करके उनको आपस में इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब मानो हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन से, ये हमें दिया हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है वो हमें नोन है, तो हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन को इक्वेट कर देंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हाफ डेल्टा H2 by डेल्टा T विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा O2 by डेल्टा T। अब डेल्टा H2 by डेल्टा T हमें पता है कितना है, 3 मोल पर सेकेंड पर लीटर पर सेकेंड। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया माइनस हाफ ऑफ माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3/2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस 3/2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर है? सिमिलरली हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। इस केस में हमें वाटर वाला पार्ट को इक्वेट करना पड़ेगा विथ समथिंग विच इज नोन। अब हमें दोनों चीज नोन है, किसी से भी इक्वेट कर दें इसको और हमें आंसर आ जाएगा। ऑब्वियस है कि दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो दोनों के दोनों सेम आने वाले हैं।
अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल है, कितना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ डेल्टा H2 बाई डेल्टा T ले लेते हैं, तो उससे आंसर आ जाएगा 3/2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा O2 बाई डेल्टा T लेकर करते तो भी आंसर हमारा सेम ही आता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन हो इस फॉर्म का इसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि कई बार क्वेश्चन के अंदर जो केमिकल इक्वेशन दी होगी वो अनबैलेंस्ड होगी। तो अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो सबसे पहले उसे बैलेंस बना लें, उसे बैलेंस कर लें, उसके बाद ये प्रोसीजर यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो याद रखना कि इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करना है और उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है। तो अब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो नाउ आई हैव गिवन यू 2 प्रॉब्लम्स, दिस बोथ आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। तो इसको खुद से सॉल्व करें और देखें कि आंसर आता है कि नहीं है। काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो मैसेज मी। तो अब तक हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रेट ऑफ रिएक्शन की है वो है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस चेंज विथ टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये अभी हम लोग आगे के प्रेजेंटेशन में देखेंगे। बट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस चेंज विथ टाइम। ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो उसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम कम हो, देयर आर एग्जांपल्स वहां पर उल्टा भी होता है, लेकिन इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो जनरली डिक्रीजेस विथ टाइम। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डिफरेंट। अगर मैं 0 सेकेंड पे रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करता हूं तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अलग है तो रेट ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। 10 सेकंड बाद देखता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो गया है तो इस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन कम आएगा, और 10 सेकंड बाद देखता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन एवरी इंस्टेंट पे कम होते जा रहा है। तो जो अभी तक हमने डेफिनेशन देखी थी, जो अभी तक हमने मेजर देखे थे, वो किस चीज के थे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के। हमने हमेशा एवरेज वर्ड यूज किया था। तो अब हम मूव करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे। किस पे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, विच इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब यह कॉन्सेप्ट सिमिलर है जो फिजिक्स में पढ़ा है हमने, एवरेज वेलोसिटी वर्सेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन वर्सेस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट है, नथिंग न्यू, सेम चीज हमें यूज करना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? कॉन्सेप्ट सेम है जो हमने फिजिक्स में लास्ट ईयर पढ़ा है, उससे पहले पढ़ा है। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सेम चीज यहां पर है। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब हम इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हैं, तो उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो भी रेट ऑफ चेंज होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डेल्टा की जगह डिफरेंशिएशन के टर्म में। तो आर इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट माइनस डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। अगेन इसमें इंप्लिसिट अजम्पशन ये है कि ये हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफाइड रिएक्शन की, जहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है और इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब जितने भी हम आगे बात करेंगे रेट लॉ की, उस सब में हमारा जो जनरलाइज्ड रिएक्शन होगा वो होगा आर गिव्स मी पी। तो सबके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है और 1 है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिफरेंशियल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ग्राफिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता था, इट वॉज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द कर्व। कौन सा स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, फिर से रिवाइंड करो 11th क्लास की फिजिक्स देखो। अगर हमें ग्राफिकली वेलोसिटी निकालनी होती थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो कैसे निकालते थे, स्लोप ऑफ द ग्राफ वो यूज करते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। उसमें कौन सा स्लोप ऑफ द ग्राफ यूज किया था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। यहां पर कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम। तो कॉन्सेप्ट सेम है, उसी की एप्लीकेशन है। Now let's look at the graph between concentration of reactant versus time. तो इस केस में हमने ग्राफ प्लॉट किया है concentration of reactant which is on the y axis and the time which is on the x axis. अब let's say we have to find the rate of reaction between time t2 and time t1. तो हमने अभी क्या देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे तब हमें स्लोप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना है, और जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो उन दो पॉइंट के बीच में स्लोप ऑफ कर्व लेना है। तो कैसे लेंगे देखते हैं। लेट्स से हमें ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो इसका स्लोप प्लॉट करने के लिए, स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दो पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब एग्जैक्ट नहीं आ रहा है बट बेयर विथ मी। तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, उन दो पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दिया और वहां से वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रॉप कर दी ऑन दी एक्सिस। जैसे ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉप करी इस पॉइंट के लिए ऑन एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉप करी फॉर द सेकंड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप कर दी ऑन वाई एक्सिस, और ये एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप कर दी ऑन द वाई एक्सिस। तो बेसिकली ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। सो लेट्स से ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब इसके अंदर जो मेरी ये लाइन है इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस R1, या इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा R,
और ये कुछ नहीं है T2 माइनस T1 या डेल्टा T। और स्लोप क्या होता है? स्लोप इज बेसिकली इसका tan थीटा। अगर ये एंगल अल्फा है तो tan ऑफ अल्फा इज द स्लोप। तो tan ऑफ अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा R बाय डेल्टा T फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। सो द स्लोप ऑफ द कर्व इज गिविंग यू नथिंग बट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? जिसके लिए स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ध्यान से देखें। अगर मेरे पास कोई लाइन है, लेट्स से ये एक लाइन है, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? इट इज, सबसे पहले मेजर करते हैं कि वो एंगल क्या बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। अगर वो एंगल थीटा बना रहा है तो उसका स्लोप हो जाता है tan ऑफ थीटा। ठीक है? उसका स्लोप हो जाता है tan ऑफ थीटा। तो इस केस में जो ये हमने अल्फा यूज किया है, दैट इज सेम एज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द एक्स एक्सिस, एंड देयरफॉर द स्लोप tan अल्फा बिकम्स इक्वल टू डेल्टा R बाय डेल्टा T। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट के ऊपर और कोई भी दो एंड पॉइंट लेकर उस टेंजेंट के एक ट्राइंगल फॉर्म कर देना है। जैसे ये हमारा टेंजेंट हुआ, हमने ये दो एंड पॉइंट ले लिए उस टेंजेंट के, कोई भी एंड पॉइंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो इस टेंजेंट का स्लोप विल अगेन गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन, but in this case it will give you the instantaneous rate of reaction। तो एक बार फिर से समझ लें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, उन दो पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करके एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं बाय ड्रॉपिंग वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम द टू पॉइंट्स ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस। और फिर उसका जो y कोऑर्डिनेट, जो y डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय द x डिस्टेंस विल गिव मी द स्लोप एंड दैट विल बी द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है? ये है आपका डेल्टा R, ये डेल्टा R है और ये हो गया डेल्टा T। क्लियर है? अब सिमिलर ग्राफ देखते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वर्सेस टाइम। तो इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने के लिए कि यहां पे जो ग्राफ है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम बढ़ेगा। जबकि जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लॉट किया था तो उसका स्लोप नेगेटिव था क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाज डिक्रीजिंग विद टाइम। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसका स्लोप निकाल के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। और अगर हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमें कोई भी दो पॉइंट लेकर उनको एक लाइन से ज्वाइन कर देना है और लाइन का स्लोप निकाल लेना है। ठीक? तो इसके ऊपर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, बट आएगा भी तो क्वेश्चन इस तरीके का होगा कि आपको एक ग्राफ दिया होगा और उसके दोनों पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखे होंगे एंड सिमिलरली उन दोनों पॉइंट पे टाइम दिया हुआ होगा एंड यू वुड बी आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं आज के लेक्चर के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर करना है, बट उसकी यूनिट क्या होगी वो हम यहां पर स्टडी कर लेते हैं। सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन किया था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन को जनरली कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? मोलारिटी के टर्म में, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन मोलारिटी अपॉन टाइम। मोलारिटी की यूनिट मोल पर लीटर, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन होता है मोलारिटी के टर्म्स में, मोलारिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। बट फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जहां पर सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट गैस के टर्म में है, या कोई रिएक्टेंट गैस के टर्म में है, या कोई प्रोडक्ट गैस के टर्म में है, तो हमने पढ़ा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन या प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो गैस के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर विच इज जनरली डन। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ATM पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर हमारा गैसियस रिएक्शन है तो उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ATM पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स concentration, yet that is directly proportional to the number of moles of gas present in a given volume of gas, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होंगी मोल पर लीटर पर सेकेंड या ATM पर सेकेंड। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। आज के लेक्चर में वी लुक्ड एट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। देन वी लुक्ड एट हाउ टू मेजर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कैसे करते हैं, एंड वी लुक्ड एट टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोस। एक वो रिएक्शन जिसमें स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट सेम थे और 1 था, और दूसरे वो रिएक्शन जिसमें स्टोइकियोमेट्री वर डिफरेंट फ्रॉम 1 एंड वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो इन दोनों केसेस के अंदर हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी सॉल्व्ड one example and you are expected to solve another 2 examples which were given in during the course of presentation. And finally we looked at the units used for measuring rate of reaction. तो आई एम श्योर आपको बहुत मजा आ रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये टॉपिक, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड आर सेम एज दोज यूज्ड इन फिजिक्स और एल्सवेयर अर्लियर क्लासेस। सो एक बार अच्छे से इस प्रेजेंटेशन को, इस लेक्चर को देख लें, और अगर कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज करें। एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।